हम जब मचलते हैं तूफान मचला करते हैं, हम जब बिफरते हैं तो हवाएं बिफरा करती हैं। हमारी अना का इम्तिहान मत लेना कोई, हम जब बदलते हैं तो इतिहास बदला करते हैं। तो औरतों ने, महिलाओं ने इस मुल्क का, इस सूबे का इतिहास अक्सर बदला है। अब मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है मोहतरमा किरण चौधरी साहिबा का। कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं, अभी विधायक हैं और हमेशा से अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं। हर मुद्दे पर, हर बात पर बेबाकी से खुलकर उन्होंने अपनी राय रखी है। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरें अभी तक के इस मंच पर। किरण जी, आप हरियाणा के एक ऐसे सियासी घराने से ताल्लुक रखती हैं कि जो दिलों में बसा हुआ है। लोग जिसकी बातों को, जो इस घराने ने लोगों के लिए किया है, उसको भुला पाने में नाकाम साबित हो जाते हैं। आपके ससुर साहब हों, आपके शौहर हों मरहूम, इन सब ने इतना काम किया है इलाके के लिए कि लोगों के लिए उनको भुला पाना मुश्किल है। आपने उस दौर की राजनीति भी देखी है और आप अब इस दौर की राजनीति भी देख रही है। क्या फर्क महसूस करती हैं किरण जी? जो आपने सवाल करा है, ये दिस टेक्स मी बैक टू पास्ट ईयर्स। सच्चाई ये है, जो चौधरी बंसीलाल जी ने करा, जो बुनियाद चौधरी बंसीलाल जी ने हरियाणा के लिए रखी, और आज जो हरियाणा जहाँ भी है, जिस मुकाम पर भी है, वो चौधरी बंसीलाल जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। वो बहुत ही ज़बरदस्त विजनरी थे, लोहा पुरुष थे, और उनके दिल के अंदर वो कहते ना, देयर वाज अ फायर इन हिज बेली, कि हरियाणा को जो है नंबर 1 बनाना है। और उनके समय पर बड़ा गर्व से हम कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा में 1960s के दशक के अंदर बिजली जो है हर घर के अंदर लट्टू चसे, नहरों के जाल बिछे, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जो है वो बनाई गई, सड़कों के जाल बिछे, कैनाल्स बनाए गए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस जो हैं, चौधरी बंसीलाल जी की देन है। और आज उनको याद इसलिए करा जाता है क्योंकि हमेशा एक बात कहा करते थे कि मुख्यमंत्री मैं हूँ पूरे हरियाणा का, तो एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक बराबर का जो है विकास मैंने करना है। सो इस तरह की शख्सियत जब थी, और जो उस समय का, वो समय ही और था, वो दौर और था। बड़े जो लोग भी उस समय जो थे वो अलग किस्म के थे। अब तो बहुत ज़बरदस्त बदलाव आ गया है। चौधरी बंसीलाल जी अगर अभी होते तो बहुत ही उनको दुख होता देखकर कि क्या हालात हो रहे हैं। सरकार कहती है कि हमने विपक्ष को पूरी तरह से मुद्दा विहीन कर दिया है, विपक्ष के पास कोई बात ही नहीं कि वो सरकार से आके अकाउंटेबिलिटी जान सके। अब सरकार ने तो ये बात कहनी है, अब ये नहीं कहेंगे तो क्या और क्या कह पाएंगे बेचारे। मैं तो ये कहूँगी, जहाँ तक मुद्दों का सवाल है, आज हरियाणा के अंदर जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। हर वर्ग जो है वो त्रस्त है, चाहे आपका जो है किसान हो, वो खून के आंसू रो रहा है, आपका व्यापारी जो है वो दुखी हो रहा है, ये जीएसटी और ये सारी ये जिस तरह से लागू करे गए हैं। आपके मजदूर जो हैं उनको सही टाइम पर उनका भुगतान नहीं मिल रहा है, मनरेगा का बजट इतनी ज़बरदस्त तरीके से काट दिया गया है। इसी तरह से जो है नौजवान बच्चे जो हैं, आज मैं अभी आ रही थी तो रास्ते में मुझे कुछ लोग मिले, वो बता रहे थे कि किस तरह से कई इस तरफ के जो गांव हैं, जीटी रोड से आगे इस तरफ, कि जो 14-17 साल से लेकर 25 साल के जो बच्चे हैं वो यहाँ से भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई की इतना ज़बरदस्त प्रकोप पड़ रहा है, घरों के अंदर जो है कुछ रह नहीं गया। आगे के लिए बिल्कुल हताश हैं सोचकर, तो वो यहाँ से जो है इलीगल तरीके से मजबूरन, कोई 40 लाख दे रहा है, कोई एक ने तो मुझे ये बताया कि 90 लाख रुपए देकर फिर वो कनाडा तक पहुंचा। इस तरह का जो है कार्रवाई जो है हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि हालात आज के दिन क्या हैं। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमरा चुकी है। किसान जो है, जिसको कहा गया था कि 2022 के अंदर उसकी आय दुगनी करेंगे, आज वो किसान की इतनी दयनीय हालत हो गई है कि बड़ी बड़ी बातें ज़रूर कही जाती हैं, लेकिन सच्चाई जब सामने आती है तो सबको मालूम है क्या हालात हैं।
उनको समय पर मुआवजा नहीं मिलता, गिरदावरी जो है वो नहीं सही तरीके से करवाई जाती। आपका जो है ये इतने सारे पोर्टल्स बना दिए हैं, क्षतिपूर्ति पोर्टल, कोई और पोर्टल, जहाँ पे हमारे आज के दिन हरियाणा के अंदर हमारे जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनके अंदर इतना ज़बरदस्त, दे आर नॉट दैट वेल एक्वेंटेड विद टेक्नोलॉजी। और जैसे मैं कहती आई हूँ कि आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन वो धरातल के ऊपर जब तक वो टेक्नोलॉजी अगर सही नहीं चलेगी तो वो जो पोर्टल्स के ऊपर एक बार अपलोड हो जाता है उसको दुरुस्त करवाने में, अब जैसे प्रॉपर्टी आईडी की बात है, या ये जो आज के दिन ये कर रहे हैं आधार कार्ड को और इसको लिंक कर रहे हैं पैन कार्ड के साथ, हजार रुपए अलग देने पड़ रहे हैं। सो ये सारी चीजें पता नहीं कितने मुद्दे हैं। और भ्रष्टाचार की तो बात ही जो है आप जानते हैं चरम सीमा पर है, हर एक तरीके से कितने सारे घोटाले हुए हैं। जो सरकार अपने दावे करा करती थी जीरो टॉलरेंस के, वो तो पूरी तरह से आई थिंक शून्य पे आके बैठ गए। लेकिन अभी जब मुआवजे की बात आई है तब मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के हवाले से सरकार आंकड़े भी देती है कि इतने लाख से ज्यादा लोगों ने इस पर अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यही तो दुर्भाग्य की बात है कि आंकड़े जो हैं वो सारे पेश करे जाते हैं, लेकिन आज जो है आप मंडियों के अंदर जाइए। अभी मैं तो शाम की मंडी में कल थी, मुझे वहां पर लोगों ने बताया कि एक उसके ऊपर क्विंटल के ऊपर 200 किलो जो है काटा जा रहा है। पहले तो वो पूरी ट्रॉली जो है उसके ऊपर पैसे काट लेते हैं जब वो उसको वे करते हैं, फिर एक क्विंटल के ऊपर 200 पैसे कर रहे हैं। तो मैंने पूछा किस लिए काट रहे हैं, कहते जी हमने तो बताओ इनको नहीं, अब हम क्या करें। सो इस तरह से हो रहा है। जब आपकी जो है डीएपी की खाद है ये जब आपको मिलती है, कहा जाता है कि कोई कमी नहीं है, जब शुरुआत होती है हर सीजन की, इसके बिना जो है आप जानते हैं बिजाई के समय जो है समय पर नहीं मिलता तो किसान को कितना नुकसान होता है। तो थानों के अंदर जो है आपकी ये बढ़ती है, मारामारी होती है, साथ की साथ जो है जब आप कट्टा लेने जाता है किसान, उसको जबरदस्ती जो है कुछ ना कुछ उसको साथ देना पड़ता है, उसको जो है कीटनाशक दवाई पकड़ा देते हैं या कोई जिंक पकड़ा देते हैं। तो महंगाई पहले ही इतनी है। भवंतर योजना जो है जिसके लिए अपना ये पीठ थपथपाते हैं वो भी पूरी तरह से जो है आंकड़ों के अंदर सिमट कर रह गई है। जो असली लोग हैं उनको मिल नहीं पाता है। गिरदावरी को आहिस्ता आहिस्ता करवा रहे हैं ताकि जो है मुआवजा ना दिया जाए। अभी आपने पिछले दिनों में देखा कि पिछली जो हैं 4-5 फसलें लगातार खराब हुई हैं, लेकिन मुआवजे की बात जब आती है तब ये कह दिया जाता है कि गिरदावरी करो और भाई 50% से नीचे दिखाओ, ताकि अगर 50% से नीचे दिखाओगे तो फिर उनको मुआवजा जो है आप समझ सकते हैं किसान का पूरा नहीं होता है। अब जो है 15,000 रुपए प्रति एकड़ की बात कही है कि जिसका खराबा हुआ है ये पानी बरसात के वजह से। सच्चाई ये है कि ये वाली जो फसलें हैं इनके ऊपर लागत इतनी आ गई है, 15,000 तो जो है जीरा भी नहीं है किसान, वो जो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में। और अगर 50,000 रुपए आप नहीं दोगे प्रति एकड़ किसान को तो उसको तो वो सांस ही नहीं ले सकता। ये हालात उसके हो गए हैं। जो मंडियों के अंदर जो है आवक इतनी जबरदस्त हो रही है, इतनी सारा जो है लोग आ रहे हैं, सारी की सारी जो है आप दौरा करके देखेंगे तो मंडियों के अंदर बाहर फैला हुआ है, सारा का सारा जो है अनाज बाहर फैला हुआ है, उत्थान नहीं हो रहा है। उत्थान हो रहा है वहां पे इस तरह से कटाई हो रही है। ये हर सीजन के हालात हैं। और ये चाहे बाजरे की फसल हो, एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी पे पूरा देंगे। बाजरे की फसल पे देख लिया हमने 2350 की जो एमएसपी है वो 1600, 1700, 1400 के अंदर बिकी। और जो है भवंतर योजना के तहत कहा कि उनकी भरपाई करी जाएगी, वो भी पूरी तरह से नहीं। जो है 600 रुपए अगर दे रहे हो तो वो पूरी तो नहीं हो पा रही उसकी जो एमएसपी है। इसी तरह से जो है ये पाले के कारण जो फसलें बर्बाद हुई सरसों की, किस तरह से पूरी तरह से पूरा 100% जो है खराबा हो रहा है और दिखाया कुछ और जा रहा है। चाहे टमाटर की फसल हो, चाहे और कोई भी फसल हो। और ये सच्चाई ये है कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो के जो प्रोमिसेस थे इस सरकार के, वो ये पूरे नहीं कर पाए हैं। आज जो है मैं रास्ते में ही पूछती आ रही थी, मैं जब आती हूँ चलती हूँ तो मैं रुकती रुकती पूछती आती हूँ, तो एक किसान ने मुझे बताया, कहता बहन जी पशुओं की बात कही थी कि पॉली क्लिनिक खोलेंगे, उनकी जो है चिकित्सा का जो है पूरा वो होगा। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा तेरे को कैसे मालूम? कहता जी इनके उसमें है वो जो पत्र होता है ना, पत्र में लिखा हुआ है, पर यहाँ तो हमारे वो लंपी डिजीज इतनी जबरदस्त हुई कि हमारे से तो पूछा तक नहीं गया, हमारा सारा का सारा पशुधन खराब हो गया।
हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब जो है कहते हैं एक थैला लेकर परिवार का एक आदमी कागज के ले लेके वो कहना न्यूने हांडे और न्यूने हांडे, सारी जगह हांडते रहते हैं, क्योंकि जो है उनको यही नहीं मालूम है कहाँ जाना है, टक्कर बेचारे खाते रहते हैं, दुर्भाग्य से जो है दुखी होते रहते हैं। अब करें क्या? किरण जी, जब इतने सारे मुद्दे हैं आप लोगों के पास सरकार के खिलाफ, जब इतनी सारे पॉइंट्स भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, लॉजिक्स भी हैं आपके पास, तो आपको नहीं लगता कि आप जितने दिग्गज हैं कांग्रेस के, अगर मिलकर इस पर काम करते तो वापसी हो जाती अब तक सत्ता में? हम अपना काम करते हैं। विधानसभा के अंदर आपने देखा है, बहुत मुखर होके बोलती हूँ। हर एक मुद्दा जो जनहित का मुद्दा है उससे कभी हमने गुरेज नहीं करा है, और उस बात को हम उठाते हैं विपक्ष के नाते, विपक्षी जो है नेता, जिम्मेदार नेता होने के नाते इस बात को हमेशा उठाया है मैंने। हर विधानसभा का जो सत्र होता है मैंने उसमें कहा उठाया है। मिलकर उठाते तो। मिलकर जो है, मिलकर भी उठाने की हम तो कोशिश करते हैं। जो मिलकर नहीं उठाते उनसे आप पूछ लीजिएगा आने वाले समय में। आपको ये क्यों लगता है कि कोशिशें एक तरफा हो रही हैं, उधर से नहीं हो रही? जो सामने नजर आता है वो दिख ही रहा है, उसमें क्या, मेरे से क्या बुलवाएंगे आप? जैसे कि क्या? जैसे कि आपको ये क्यों लगता है कि आप हम कोशिश अपना कर रहे हैं? काम कर रहे हैं अपने दायरे के अंदर। जो जनहित के काम हैं उनके खिलाफ, जो सरकार के खिलाफ जो आवाज उठानी है, जो जनहित की बात है, जो जायज बात है, उसके अंदर कभी भी गुरेज मैं तो करती नहीं हूँ। नहीं तो ये नुकसान हो जाता है हर बार हरियाणा में अब कांग्रेस आप को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है। अब ये मुद्दे जो हैं असली लोगों तक पहुंचते भी हैं, लोगों को मालूम भी हैं या नहीं मालूम, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके अंदर जांच पड़ताल रखती हूँ, इसलिए ये बड़े तह तक मैं जाती हूँ। अभी जो है यूपीए के दौरान 2008 के अंदर एक पर्टिकुलर समुदाय के साथ जो है गुजरात से बिजली का जो है हमारा समझौता हुआ था, बिजली सप्लाई करने का 25 साल तक के लिए। और उस समय वो बिजली हमारे को उन्होंने देनी थी 2.30 या 2.40 ऐसे कुछ प्रति यूनिट देनी थी। 25 साल तक का ये समझौता था। अब 25 साल से पहले ही उस कंपनी ने जो है वो समझौता तोड़ दिया, और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय आज उन्हीं के साथ जो है सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करा जा रहा है, जहां पे 3.50 प्रति यूनिट जो है बिजली खरीदी जाएगी। तो इतना जहां नुकसान हुआ हरियाणा को कि पैसे ज्यादा देकर जो है बिजली खरीदी गई, जिसके साथ इतना जबरदस्त जो समझौता था, वो समझौता जो है उन्होंने तोड़ा, फिर भी उसी कंपनी के साथ आप लेकर आगे चल रहे हैं। तो इसका क्या मकसद, क्या मायने निकल रहे हैं? तो ये सारी चीजें जो हैं इसका अध्ययन करते हैं, और इसकी बात हम आगे आवाज हमेशा उठाते हैं और उठाएंगे। गुटबाजी सीधे तौर पर मैं बात कर लेती हूँ। अभी जाहिर सी बात है, कोई मंच, कोई इंटरव्यू, कोई गुफ्तगू इस एक सवाल के बगैर अधूरा ही होता है जब हम कांग्रेस के हवाले से खास तौर से बात करते हैं। तो अब जबकि मालूम है उन तमाम लीडर्स को कि इसका नुकसान हो रहा है और पिछले 2 प्लान से इसका नुकसान हो रहा है, तो क्या आइंदा एक और प्लान का जोखिम लेना है? मैं तो ये कहूंगी हमारी पार्टी बहुत वाइब्रेंट है। कांग्रेस के अंदर केवल एक नेता ही नहीं है, हम लोग बहुत सारे हैं जो वाइब्रेंट लोग हैं, और यही कांग्रेस की जो है मजबूती है, क्योंकि हर एक का अपना अपना वजूद है और अपने अपने इलाके के अंदर वो वर्चस्व अपना रखते हैं, और इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी मजबूत है। और जहां तक गुटबाजी की बात, आप बार बार ये बात मेरे से पूछी जाती है, मैंने तो बार बार एक ही बात कही है कि मैं गुटबाजी में विश्वास नहीं करती। अगर कोई गुटबाजी जो कर रहे हैं उनसे पूछिएगा। तो कभी दूरियां कम करने की कोशिश की? दूरियां जो हैं, किसी तरह की दूरियां, हम तो कोई चीजों की दूरियां नहीं मानते हैं जो है। देखिए जब मैं सीएलपी लीडर थी, मैं भी नेता प्रतिपक्ष रही हूँ, और हमेशा जो है सबको लेकर चला मैंने। विधानसभा के अंदर भी हर एक आदमी को, हमारे जो माननीय हमारे सदस्यगण थे, सबके साथ पूरी मान सम्मान के साथ जो है बर्ताव करके उनको आगे लेकर चला। तो मैं तो इस चीज में विश्वास करती हूँ। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स जो रहे हैं उनके साथ मैं हमेशा चली हूँ, चाहे शैलजा जी हो, चाहे उससे पहले तंवर हो, चाहे और कोई भी हो, मैंने तो हमेशा कोशिश करी है। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि देखिए, किसी के नीचे लग के पॉलिटिक्स मेरे को करना नहीं आता। मान सम्मान की राजनीति मैं करती हूँ, और किसी से कुछ लेके तो खाया नहीं हुआ, कोई गलत काम हमने करा नहीं हुआ, तो इसलिए डर और भय मेरे को किसी का नहीं है, और मैं अपना काम करती हूँ। लोग जानते हैं कि मैं जनहित की बात करती हूँ,
और उसमें मेरा कोई लोभ लालच नहीं है। वही काम उसी हिसाब से, अपने कर्म के हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। मैंने ये डिफरेंसेस कम करने की बात, दूरियां कम करने की बात कही आपसे, वो इसलिए कही कि ये पूरी दुनिया जानती है कि चौधरी बंसीलाल जी की अच्छी पकड़ थी 10 जनपद पर, श्री सुरेंद्र सिंह जी की अच्छी पकड़ थी 10 जनपद पर। तो क्या किरण चौधरी का एक्सेस उधर थोड़ा कम हो गया है? अब ये मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं कुछ भी? मेरा एक्सेस कम हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो आपको समय बताएगा, वही ज्यादा अच्छा होगा। और अगर कोई इस शुभा के अंदर गलत फहमी में है तो उनको पता चल जाएगा। तो आपको उम्मीद है इस तरह के चुनाव आते आते ये दूरियां कुछ कम हो जाएंगी, कांग्रेस समझ लेगी इस बात को कि ये दरअसल एक कमजोरी है पार्टी की जिससे पार पाना जरूरी है? हम अपने आपस में बैठ के मिलजुल के बात कर लेंगे, कोई आपको इस के अंदर कोई खास बात नहीं है। आई थिंक यू शुड आस्क मी सम अदर, और भी अहम बहुत सारे सवाल हैं, इसी के ऊपर क्यों आप बार बार इसी पे दोहरा चलिए रहे हो? ठीक है, हम किसी और मुद्दे पर बात कर लेते हैं। हाँ, हाँ। चौधरी बंसीलाल जी ने जब हरियाणा में विकास के काम किए तब वो अक्सर एक बात कहा करते थे कि मेरे बाद आने वाले लोग या हमारे बाद आने वाली हुकूमतें ये काम जो मैंने करवा दिए अगर उनको मेंटेन भी कर लेना तो वो बहुत बड़ी बात है। भागीरथ राजा एक शब्द का भी इस्तेमाल उनके लिए किया जाता था। तो उस कमी को महसूस करती हैं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। जो चौधरी बंसीलाल जी के काम जो वो करके गए हैं, आज तक जो है सच्चाई ये है, सड़कें जो हैं कई जगह पर, वो सड़कों के ऊपर वो है ना रोड़ियां तक नहीं पड़ी हैं, कैनाल्स जो हैं उनकी ईंटें तक नहीं बदली गई हैं। सो ये सारी चीज़ें, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जो चौधरी बंसीलाल जी वॉज अ विजनरी, आगे के 50 साल आगे का उनकी सोच थी, और उस सोच से जो है उन्होंने हरियाणा को आगे करा। और उनके सामने तो मेरे ख्याल में तो कोई अभी आज तक तो कोई ऐसे कोई आया नहीं है कि जो उसके उनके लेवल तक का हो। जी, आपकी कैसी तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? चुनाव की तैयारियां, हम तो अपना काम करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं। तो कोई ये तो है नहीं कि कोई चुनाव आएगा तब तैयारियां करी जाएं। मैं तो लोगों के बीच में रहती हूँ। अभी कल मैं रोहतक में थी, फिर उसके बाद भिवानी गई, भिवानी से आज चंडीगढ़ आ रही हूँ, फिर कल मेरा प्रोग्राम जो है नारनौल में है। इस तरह से मेरे प्रोग्राम्स हैं। जी, किरण जी, एक और अहम सवाल है मेरा कि आपके विपक्षी ये कहते हैं कि कुछ चूक हो रही है किरण चौधरी से भी कहीं कि अपने यहाँ पर अपनी एक ही सीट बचा पाई। अब ये जो कहते हैं तो पता नहीं मुझे, वो तो अब समय बताएगा। इस अच्छा, पे तो मैं क्या कह सकती हूँ। कुछ लेआउट अगर जनता चाहेगी कि जो है मेरी जरूरत नहीं है तो जरूर मुझे जो है घर बिठाएगी और मैं आराम से बैठूंगी, कोई मेरे को चिंता नहीं है उस बात की। जी, कोई कमी थोड़ना है, अपने आराम करेंगे। पर अगर उनको ये लगता है कि हाँ हम सेवा दे सकते हैं, ईमानदारी से हम काम करते हैं, तो आगे जरूर बढ़ाएंगे। तो इसके अंदर इन चीजों पे मैं, इन बातों में तो मैं, मेरी कभी सोच जाती ही नहीं है। और अगर जो विरोधी मेरे जो हैं उनका तो कहना बनता है, जो डरते हैं वो इस तरह की बात करेंगे। तो अभी आपका लेआउट पूरी तरह से तैयार है कि चुनाव के लिए आपको किस तरह से आगे बढ़ना है? आपने कहा भी, हमने देखा भी, अक्सर खबरों में हम देखते हैं कि अपने इलाके में आप अपने लोगों के बीच अक्सर होती हैं। अभी जब फसल खराब हुई लोगों की बरसात के सबब, मौसम के सबब, तब भी आप वहां अक्सर पहुंचती थी लोगों के बीच। किरण जी, कोई ऐसी चीज आपके इलाके के लोगों में जिसकी कसक उन्हें अक्सर रहती है, जो वो चाहते हैं कि आपके जरिए पहुंचे आगे तक कोई चीज, वो एक ऐसी चीज? देखिए, बेरोजगारी बहुत जबरदस्त एक मुद्दा है। अब जो है हमारे इलाके में तो पानी बहुत जबरदस्त मुद्दा है। हरे मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो नौजवान बच्चा है जो है पूरा का पूरा ये नशे के प्रकोप के अंदर भी आ रहा है। एंड इट्स गोइंग टू बी अ बिग लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, बिकॉज सरकारी नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं। अब ये जो कौशल रोजगार योजना जो शुरू करी है सरकार ने, ये तो बिल्कुल ही मतलब 1 साल के लिए पक्की भी नौकरी नहीं है। तो वो आदमी, वो बच्चे कहाँ जाएं, किस तरह से उनको ये लगे कि उनके आगे जो है उनके घर चल पाएंगे। तो ये इस तरह से बहुत ज्यादा निराशा जो है लोगों के अंदर है। और जब यूथ के अंदर निराशा शुरू हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उसके मायने बहुत गंभीर निकलते हैं। और बाकी चीजें तो जो हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे किसान की बात हो, ये फिर भी आदमी सराह लेता है। लेकिन जब महंगाई का प्रकोप इतना हो और नौकरी हो ना, घर के अंदर खाने के लिए दाने ना हो, तो आदमी क्या करेगा फिर देन दे विल रिसोर्ट टू अदर थिंग्स।
लॉ एंड ऑर्डर का जो है प्रॉब्लम शुरू होगा। और वो आप देख रहे हैं कि आज जो है किस तरह से कितना क्रिमिनल एलिमेंट जो है वो अपना घर करता जा रहा है। जी किरण जी, ये बड़ी बात है कि हालात कुछ भी रहे, मुखालिफ कितने भी रहे, आपकी जद्दोजहद कम नहीं हुई, आपकी आवाज, आपका लहजा कमजोर नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शख्सियत दमदार हो तो दुश्मन भी बनते हैं, वरना कमजोरों को यहाँ पूछता कौन है। बहुत खूब, आपने बिल्कुल सही कहा, धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया। इस सार्थक चर्चा में हमारा साथ निभाने के लिए आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर ही बने रहिए। किरण चौधरी जी, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर ही बने रहिए। और इसी के साथ देखिए, एक सार्थक चर्चा का दौर चला, तो ऐसे में इस पल को यादगार बनाने के लिए खबरें अभी तक के एमडी डॉक्टर विशाल गर्ग जी यहाँ पर मौजूद हैं और स्मृति चिन्ह आपको भेंट किया जाएगा। और देखिए, क्योंकि सवालों और जवाबों का सिलसिला सार्थक तौर पर चला, किस तरीके से विपक्ष देखता है हरियाणा में जो बीजेपी सरकार का ये शासनकाल है, इसे 2024 को लेकर क्या तैयारियां हैं।